मेरी दुल्हन। वो मेरे सामने सुर्ख लाल जोड़े में खड़ी थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे सुनाई तो दे रहा था, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने मुझे पकड़कर झकझोरा। तुमसे पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छी लग रही हो। मैं कुछ हड़बड़ाया सा था। मैंने कहा था ना, जिस दिन लाल जोड़े में देखोगे बहुत अखरेगा तुम्हें। लग रही हूँ ना पटोला, उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। हाँ, इतनी लीपापोती के बाद तो हर कोई ठीक-ठाक दिखता है, उसमें क्या नया है? चुड़ैल से थोड़ी ज़्यादा भयानक लग रही हो बस। मैंने भी उसे उसी के लहजे में जवाब दिया। आज मेरी शादी है और ठीक से आज बात कर लो, तो कल थोड़ा चले जाऊंगी तुम्हारे इस शहर और जिंदगी से भी। उसने मुझे अपनी काली-काली आँखों को गुस्से में दिखाकर डाँट कर कहा। जल्दी जाओ, चैन मिले थोड़ा। मैंने कह तो दिया था, पर उसकी वो ज़िंदगी वाली बात से मैं अंदर ही अंदर काँप गया था। एक पल के लिए सोच में पड़ गया, कैसे रहूँगा इस पगली के बिना? कितना सोना लगेगा ये शहर, पर उसे कल सुबह जाना ही है अपनी नई ज़िंदगी की ओर अपने हमसफ़र के साथ। जब तक मैं ये सोच रहा था, वो गुस्से से पैर पटकते हुए चली गई थी। मैंने आवाज़ दी उसे, मायरा मायरा सुनो तो प्लीज़, गुस्सा मत करो। पर मैडम सुनती कहाँ। मैं उसे मनाने ही जा रहा था कि अचानक आकाश भी वहीं आ गया, कैमरामैन के साथ मायरा और आकाश के फ़ोटोशूट के लिए। मैं वहीं से वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। रात भर मैं एक-एक रस्म में उसे दूर से देखता रहा। वो भी मुझे देख लेती, पर जब भी देखती आंखें बड़ी कर लेती गुस्से से। हाँ, पर आकाश के साथ खुश भी थी बहुत आज वो। जब 2 महीने पहले मैंने उसे हमारी शादी के लिए मना कर दिया था, तो उसे आकाश से शादी करने की कसम दी थी। तो वो बहुत रोना गाना मचाया था उसने, फिर धीरे-धीरे संभल गई। मायरा की यही बात मुझे पसंद थी। वो सारी चीज़ों को वक्त के साथ खुशी-खुशी अपना लेती। वो कहती थी उसकी देवी माँ कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। अगर मेरी उससे शादी नहीं हो पाई तो उसमें मेरी कहीं गलती नहीं। उसके नसीब में शायद मुझसे कोई अच्छा होगा जो उसे मेरी तरह नहीं रुलाएगा। हाँ, मैंने उसे सच में बहुत रुलाया और नहीं चाहता था वो जीवन भर रोए। खैर, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब मायरा को ये घर, ये शहर, ये मोहल्ला और मुझे छोड़कर आकाश के साथ जाना था। मैं उसे यूँ जाते हुए नहीं देख सकता था, तो विदाई के समय मैं गार्डन में आकर बैठ गया। पर जैसे-जैसे उसके जाने का वक़्त हो रहा था, मेरे कदम खुद ब खुद गेट की तरफ बढ़ गए। मेन गेट में बहुत भीड़ थी, तो मैं साइड गेट के पास जाकर उसे दूर से जाते देख रहा था। वो मुझे ढूँढ रही थी, मिलने के लिए। पर मैं यहाँ छिपकर खड़ा था। एक वो समझ गई थी कि मैं नहीं हूँ आसपास। रोते-रोते वो कार में बैठ गई। मैं चुपचाप यहाँ झाड़ी के पास उसे जाता हुआ देख रहा था। अचानक उसकी कार दूर जाकर रुकी और वो गेट खोलकर दौड़ी-दौड़ी मेरी तरफ आ रही थी। मैं समझ गया था उसने मिरर से मुझे देख लिया होगा। कब से ढूँढ रही थी, मिल भी नहीं सकते? आज तो अपना गुस्सा साइड कर देते बुद्धू, उसने रोते हुए कहा। यूँ जाने के बाद पीछे लौटकर नहीं आते। तुम्हारे आकाश ने नहीं बताया क्या अशुभ होता है? मैंने अपने आंसू भरे आंखों को नीचे करके कहा। नजरें क्या नीची कर रहे हो? मुझे पता नहीं क्या एक हफ्ते में छुप छुप कर रोते हो, आज खुल कर रो लो। ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं नहीं रो रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है पागल। तू जा, अब मैं चैन से रहूंगा। मैंने आंसू को पोंछ कर झूठी मुस्कान लेते हुए उससे कहा। तुमसे ज़्यादा जानती हूँ तुम्हें, ज़्यादा बड़े रोतलू हो, बस दिखाते नहीं। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, मैं कॉल और मैसेज करूँगी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथों से मेरे गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। और उस वक्त उसकी चूड़ियों में से एक घुंघरों का गुच्छा नीचे गिर गया। मैंने भी उसे हामी भरी और उसे कार में बैठाकर आकाश से हमेशा उसे खुश रहने का वादा ले उसे विदा किया। मैंने वापस आकर घुंघरों के गुच्छे को उठाकर जेब में रखा और उसे एक मैसेज किया। कल मैंने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन देखी। मुझे पता था उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। काश ये दुल्हन मेरी होती। मैंने धीरे से मन ही मन बुदबुदाया। कहते हैं 24 घंटे में कही हुई बातों में से एक बात आपकी सच होती है, पर इस तरह सच होगी ना मैंने कभी चाहा था, ना ऊपर वाले से मांगा था। मायरा की शादी के बाद आगरा मुझे काटने को दौड़ता था। हर जगह से जुड़ी यादें थी। मैं भी उस शहर को छोड़कर जबलपुर शिफ्ट हो गया भैया भाभी के पास। 1 साल बाद आज मायरा की शादी को 1 साल हो गया। नहीं, मुझे डेट याद नहीं है। वो तो फेसबुक मेमोरी में मायरा के साथ ली सेल्फी दिख गई, जो उसने अपलोड की थी। उसे देख ही रहा था कि मायरा की मम्मी का कॉल आया। बहुत रो रही थी। मेरे पूछने पर इतना ही कहा उन्होंने, जितनी जल्दी हो सके आगरा उनके घर आ जाऊं।
मैंने पूछा भी सब ठीक है या नहीं। उन्होंने बस यही कहा, बेटा बस जल्दी आ जा। मैंने पहली ही बस पकड़ी और निकल गया। इधर मायरा का फ़ोन ट्राई कर रहा था पर लग नहीं रहा था। वैसे 6-7 महीने से हमने बात नहीं की। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश और व्यस्त थी और मैं उसे वैसे ही खुश रहने देने में भला समझता था। मैं नहीं चाहता था कि वो अब मेरी फ़िक्र करे। जब मैं मायरा के घर पहुंचा तो देखा कि जिस लड़की को मैंने आखिरी बार लाल सुख जोड़े में देखा था वही सफ़ेद लिबास में खड़ी थी। आकाश नहीं रहा इस दुनिया में। 4 महीने पहले वो छोड़कर जा चुका था रोड एक्सीडेंट में, और मेरी मायरा भी बस जिंदा लाश ही रही थी। रही सही कसर के ससुराल वालों ने पूरी कर दी थी। उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया था मनहूस का तगमा देकर। उसे तो इतना भी ध्यान नहीं था कि वो किसी को बताए, पर उसके वो तो पड़ोसी ने कॉल कर उसके मम्मी पापा को बताया तो वो उसे लेकर आए। मैं उसे एकटक देख रहा था। उसने मुझे देखा और बस दौड़कर आ गले लगी। बहुत रोई। मैंने चुप कराने की कोशिश की, पर अंकल ने बताया कि आकाश के जाने के बाद से रोई नहीं है। उसे रोने दे। मुझे इसलिए ही बुलाया था उन्होंने कि शायद मुझे देख मायरा उस शौक से बाहर निकल सके। वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। हम सब ने उसे उसके कमरे में जाकर लिटाया और डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे। डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया खुशखबरी है, वो मां बनने वाली है, पर आकाश की मौत की वजह से वो शौक में है। मैंने आंटी अंकल से पूछा तो उन्होंने बताया उन्हें कुछ पता नहीं। जाने के बाद मायरा किसी से कुछ नहीं बोलती। हमने उसके ससुराल में फ़ोन कर बताना मुनासिब समझा। ससुराल वालों ने मायरा को और उसके आने वाले बच्चे को मनहूस करार कर पल्ला झाड़ लिया। अब हमें पहले मायरा को नॉर्मल करना था ताकि वो खुद का और इस बच्चे का ध्यान रख सके। अगले 1 महीने मैंने ज़्यादातर समय उसके साथ बिताया था। मायरा थोड़ी नॉर्मल तो हुई थी पर अभी भी उसके चेहरे पर वही उदासी रही। हम सब ने उसे रंगीन कपड़े पहनने को कहा। उस सफ़ेद लिबास में देखकर हमें बहुत दुख होता था, पर वो कहती थी ये मुझे मेरी सच्चाई बताता है। ये सफ़ेद लिबास मुझे असलियत बताता है कि मैं कितनी मनहूस हूँ। मेरे पति मेरी वजह से चले गए। मेरा होने वाला बच्चा मेरी वजह से अपने पापा को कभी नहीं देख पाएगा। मेरी दुनिया में सब रंगों के लिए कोई जगह नहीं है। हमेशा खुश रहने वाली मायरा अब हमेशा के लिए उदास हो चुकी। उसकी ज़िंदगी में रंग भरने का एक ही तरीका था, उसकी दूसरी शादी। मैंने अंकल आंटी के साथ मिलकर कई रिश्ते ढूंढे, पर किसी को मायरा मनहूस लगती थी तो कोई उसको उसके होने वाले बच्चे के साथ नहीं अपनाना चाहता था। क्या तुम शादी करोगे मेरी बेटी से? जानता हूँ ये स्वार्थ है मेरा, पर तुमने पिछले 2 महीने में मायरा का पूरा साथ दिया है। कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम मेरे बेटे जैसे हो, ना भी बोल सकते हो। मैं जानता हूँ एक विधवा को उसके बच्चे के साथ अपनाना मुश्किल है, पर उस बच्चे की परवरिश मैं करूँगा। एक दिन अंकल ने शाम के चाय के समय मुझसे कहा। मैं हड़बड़ा गया था। मायरा मेरे लिए आज भी वही है जो साल भर पहले थी। वो मेरे बचपन की और अजीज दोस्त है और हमेशा रहेगी, पर मैं उसके लायक हूँ या नहीं मैं ये नहीं जानता। आप जानते हैं आकाश का अच्छा खासा बिजनेस था, पर मेरा तो बिजनेस भी ठप पड़ा है। मैं क्या दे पाऊँगा उसे? पर फिर भी आप मायरा से पूछ लीजिए। मैं एक ही सांस में बोल गया। मायरा ना ही कहेगी। उसे शादी करनी ही नहीं। आज हम हैं, कल क्या होगा उसका? बच्चा संभालेगी या अपनी नौकरी? कहती है जॉब करके संभाल लूंगी बच्चे को। ये समाज आज तो उसे जीने नहीं दे रहा, कल कैसे बर्ताव करेगा क्या पता। आंटी ने भरे गले ये बात कही। मैं आता हूँ मायरा से मिलकर कहकर मैं वहाँ से उठ गया। मैं उससे मिला और अपने आगरा वाले रूम में आ गया। 1 साल पहले ही मैंने उसे शादी के लिए मना किया था, और आज मैं उसे प्रपोज करता तो वो बिल्कुल हाँ नहीं कहती। मैं जानता था आज आंखों में नींद नहीं थी। मुझे नहीं पता कल सुबह मैं क्या करने वाला हूँ। मायरा हाँ बोलेगी या नहीं, या ये सब करके मैं उसे दुख देने वाला हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? मेरा तो पब्लिकेशन का बिजनेस भी ढंग से नहीं चल रहा। यह सब सोचते सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। मैं वॉक के बहाने मायरा के घर गया। वो सुबह से उठकर गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी, या वो सोई ही नहीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे वो कई रातों से नहीं सोई है। मायरा आओ ना, कुछ बात करनी है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। हाँ कहो, रुको चाय ले आती हूँ तुम्हारे लिए। उसने किचन की तरफ जाते हुए कहा। लो कहो क्या बात है। उसने दूध वाली चाय का कप मुझे दिया और काली चाय का कप खुद ले मेरे पास बैठकर कहा, शादी करोगी मुझसे? जानता हूँ ये वक्त सही नहीं है, पर अब इस सफ़ेद रंग में नहीं देखना चाहता हूँ। वादा करता हूँ कभी पति होने का हक नहीं जताऊंगा। हमेशा दोस्त की तरह ही रहूँगा। बस इस बेबी के लिए थोड़ा सोचो। मैं एक सांस में बिना उसकी तरफ देखे बोलता चला गया। तो तरस आ ही गया मुझ पर तुम्हें, है ना? उसने भरी आंखों से और भर्राई आवाज में कहा।
तरस नहीं है, ये प्यार है। हाँ जानता हूँ वक्त सही नहीं है, पर अब मैं वक्त चाहता भी नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं, तुम चाहो ना भी बोल सकती हो। बेस्ट रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे, पर एक दोस्त की तरह साथ देना चाहता हूँ। ये दुनिया ऐसी जीने नहीं देगी तुम्हें। और माँ बाप का भी तो सोचो, दिन भर फिक्र में कट जाती है और रात सिर्फ तुम्हारी चिंता में कटती है। इस बार मैं कुछ ऊंची आवाज़ में एक साथ सारी बातें बोल गया। वो शांत थी, कुछ नहीं बोली, बस उसे अपने चाय का कप वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं भी वापस अपने घर आ गया। 2 हफ्ते हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मैं उसके घर जाता और आंटी अंकल से मिल आता, उसका हाल चाल पूछकर। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था और वो कुछ बोल नहीं रही थी। सोचा वापस कुछ दिन के लिए भैया भाभी के यहाँ चले जाऊँ। बिजनेस भी ठप पड़ा था, उस पर भी ध्यान देना था। मैं अपना सामान पैक करके उसके घर पहुंचा कि उससे मिल लूं। अंकल आंटी से मिलकर उसके रूम में गया ही था कि उसे आज लाल रंग के सूट में देखा और वापस उसने धीरे से पूछा, कैसी लग रही हूँ? दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन मेरे सामने खड़ी है। शादी करोगी मुझसे? मैंने बिना एक पल लगाए उसे ये बात कह दी। हाँ बुद्धू, पर बहुत सी शर्त है मेरी। सुबह की चाय तुम बनाओगे और मेरे लिए काली, खुद के लिए भले ही दूध वाली। उसने अपनी भरी हुई आंखों के साथ कहा। मेरी भी एक शर्त है, इस बेबी का नाम मैं रखूंगा। मैंने उसके पेट पर अटकलियां करते हुए, और बस ये मेरी दुल्हन हमेशा के लिए मेरी हो गई। कभी कभी खेल समझ नहीं आता उस ऊपर वाले का। बार बार मांगने पर भी किसी को एक खोटा सिक्का नसीब नहीं होता और किसी को बिन मांगे पूरी कायनात दे देता है। कहानी काल्पनिक नहीं है, हमारे एक दोस्त की जिंदगी का सच है। बस हमने अपने शब्द दिए हैं ताकि लोग पढ़ें, समझे कि अगर वो ऊपर वाला कुछ छीनता है तो कुछ देता भी है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़, मेरा चैनल अभी नया है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।